नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज हाशमी और आज मेरे साथ मौजूद हैं मैं यानी कि लुबना एहसान। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंजर। ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिल्ली और उसके अतराफ में होने वाली अदबी, तहजीबी, सकाफती, सियासी और समाजी सरगर्मियों से। ऐसी सरगर्मियों से जिनसे आप रूबरू होना चाहते हैं या ऐसे लम्हात जिनमें आप दोबारा खोना चाहते हैं। डीडी उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने नाजरीन के ज़ौक़ के तस्कीन का सामान मुहैया कराए। तो इसी कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे हमारे वज़ीर आज़म के ज़रिए चलाए गए तहरीक आयुष्मान भारत की एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, और आपको लेकर चलेंगे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्ट में, जिसका इनकाद साइंस सेंटर में किया गया है। और आखिर में चलते चलते इल्म व अदब का गहवारा यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी सैर कराएंगे, जहां गुज़श्ता दिनों बच्चों के अदब पर एक सेमिनार मुनाकिद किया गया। तो आइए लुबना, हम अपने प्रोग्राम का अब बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। तो शाहनवाज, हम बिला किसी ताख़ीर के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपके साथ नाजरीन को भी दिखाते हैं आयुष्मान पखवाड़े की ये रिपोर्ट। लुबना, हम अपने नाज़रीन को और आपको ये रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले अपने नाज़रीन के गोश गुजार करते चले कि हमारे वज़ीर आज़म की जो ये तहरीक है आयुष्मान भारत, इससे ख़त अफलास के नीचे रहने वाले लोगों के लिए एक रोशनी का काम कर रही है। यानी जो गुर्बत में लोग जी रहे थे, जो अपने इलाज व मुआवजा के लिए परेशान थे, उनके लिए हमारे वज़ीर आज़म ने ये तहरीक चलाई और इस तहरीक से हमारा वो तबका जो इलाज व मुआवजे के लिए परेशान होता था, उनको उनकी ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया नहीं थी, बआसानी मुहैया होने लगी है। तो लीजिए आपके साथ अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आयुष्मान भारत के 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में काबीना वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने नामानिगारों से मुखातिब होते हुए कहा कि 23 सितंबर को हम लोग मुल्क भर में आयुष्मान भारत के 1 साल पूरा होने का जश्न मनाएंगे। इसकी शुरुआत 15 सितंबर से कर दी गई है, जो 30 सितंबर तक चलेगी। वज़ीर सेहत ने बताया कि मुल्क में हर 2 सेकंड में एक आयुष्मान भारत तहरीक के जरिए ई कार्ड बनाया जाता है। इसके जरिए 45 लाख से ज़ायद लोगों का इलाज भी कराया जा चुका है। वाज़ह है कि इस तहरीक पर हुकूमत ने 7500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तहरीक की बुनियाद पिछले बरस 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यौम पैदाइश के मौके पर डाली थी। इस तहरीक का मकसद गरीब लोगों को सेहत का बीमा कराना था। इस बीमा के तहत कार्ड होल्डर को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। वाज़ह है कि 2008 में यूपीए हुकूमत के जरिए लागू किए गए कौमी सेहत बीमा यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी आयुष्मान भारत योजना में तहलील कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के इस पखवाड़े में मुल्क के हर सूबे के लोग शामिल रहे और सभी ने ये इकरार किया कि वज़ीर आज़म के ज़रिए उठाए गए बेहतरीन अक़दामात में से ये सबसे अहम कदम है। शुक्रिया जनाब, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म के बेहतर अक़दामों में से ये अक़दाम एक ऐसा कदम है जिसने मायूस लोगों के दिलों में उम्मीद की एक शुआ रोशन कर दी है। इससे उन चेहरों पे रोशनी आ गई है जो वाकई अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए थे। जी हाँ लुबना साहिबा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारे वज़ीर आज़म ने जो ये तहरीक चलाई है, इस तहरीक से आवाम को कितना फ़ायदा हुआ है, यानी ख़त अफलास से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे लोगों को जो फ़ायदा हुआ है उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वो इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा पाएंगे, वो अब इन तहरीकों की वजह से हॉस्पिटल तक उनकी रसाई आसान हो गई है और वो अपने इलाज को भी सही ढंग से करा पा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन आज के इस दौर में अगर हम साइंस को अनदेखा करेंगे तो हम दुनिया से पिछड़ते चले जाएंगे और इसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों में साइंस की तरफ रग़बत पैदा करें। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। अगर हम साइंस से दूर हो जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हम अपने नाज़रीन से भी दूर हो जाएंगे। हम अपने नाज़रीन तक जो पहुंच रहे हैं ये साइंस के आलाकार की वजह से ही हम पहुंच रहे हैं। तो लीजिए नाज़रीन, पेश खिदमत है इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट।
कोलकाता में 5 से 8 नवंबर तक भारत का 5वां बैनुल-अक़वामी साइंस मेला होने जा रहा है। इस मेले की मेज़बानी वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी करेगा। वज़ारत के वज़ीर जनाब डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस फेस्टिवल के मुतालिक कहा, नवंबर के महीने में 5, 6, 7 और 8 नवंबर को कोलकाता में होने जा रहा है। उसके बारे में भी कुछ ग्लिम्सेस आपको, जो संभावित एक्शंस हैं उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पहला साइंस फेस्टिवल 2015 में दिल्ली में हुआ था, IIT दिल्ली में। उसके बाद अगली बार हम दिल्ली में ही रहे और उसको हमने नेशनल फिज़िकल लेबॉर्ट्री के कैंपस में किया। उसके नेक्स्ट ईयर हम साउथ में चेन्नई में जाके हम लोगों ने 17 के अंदर अपना फेस्टिवल किया और फिर उत्तर भारत कहिए, मध्य भारत कहिए, हम 2018 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर गए। वाज़ह रहे कि गुज़श्ता दिनों कर्टन रेज़र के मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए वहां के मुंतज़मीन ने इस फेस्टिवल के मुताल्लिक़ हम सबको बताया। 4 दिन में लगभग ऐसे 8,000 विद्यार्थी कोलकाता सिटी के अलग अलग कक्षाओं से और अलग अलग पाठशालाओं से आके इन सभी वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करेंगे। और ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस महोत्सव का कि जिसमें लगभग अगर हम कहें तो 8 से 9,000 ऐसे विद्यार्थी और रिसर्चर्स के साथ पहुंचने की हमारी आशा है और अपेक्षा है। पूरे इस इवेंट में सभी तरह की साइंस कम्युनिकेशन की विधाओं को सम्मिलित किया गया है और इसमें देश विदेश से लगभग 300 लोगों के आने की संभावना है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम IISF 2019 का एक मुख्य आकर्षक केंद्र बनने जा रहा है। जो मास कम्युनिकेशन के बच्चे हैं और साइंस के बच्चे हैं और जो भी फिल्म लवर्स हैं, कम्युनिकेटर्स हैं, उनको हम एक ऐसा कंप्लीट पैकेज, उनको स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग भी मिलता है। अलग अलग मास्टर क्लासेस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, पैनल डिस्कशन होते हैं। इस बार एक खास सिम्पोजिया हम कर रहे हैं, साइंस कम्युनिकेशन इन डिजिटल मीडिया, क्योंकि आज डिजिटल युग है। हमारे कैमरा से लेके हमारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब डिजिटल हो चुके हैं, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो उसमें हम साइंस को कैसे और डिसेमिनेट कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल तक, हम डिजिटल इंडिया का आज युग है। उसके अलावा पूरे दुनिया से इसमें फिल्में आमंत्रित की जाती हैं और अभी तक हमको तमाम यूरोपियन और एशियन देशों से फिल्में मिल चुकी हैं जो इस फेस्टिवल के साझेदार होंगे। इंक्रीज़ है नंबर ऑफ़ इवेंट्स में, उसमें ये SNT मीडिया कॉन्क्लेव इस साल पहली दफ़ा आयोजित किया जा रहा है। तो ये मीडिया के ऊपर फोकस करने के लिए और SNT कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं, इस विषय पे चर्चा करने के लिए ये 2 दिन का सेशन होगा और ये बोस इंस्टीट्यूट के कैंपस में होगा, जो अपने आप में एक बहुत ही हेरिटेज वाला कैंपस है। Festival will do, it is a celebration of science, it is a 360-degree view and connect with everything related to science. So this is what the major differences are, is focus on youth. Of the 12,000 people who will assemble there, who have been invited, 8,000 are school and college children. Of the remaining 4,000 also there will be many young people. इस फेस्टिवल की गर्ज़-ओ-ग़ायत पर रोशनी डालते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा, जैसे स्वास्थ्य के लिए जन आंदोलन बनना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से विज्ञान को भी एक जन आंदोलन बनना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान के प्रति जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं और ख़ासकर जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि, रुझान ये पैदा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग ढंग से पैदा होना चाहिए। और पिछले 4-5 साल में हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में अपने इंक्लूडिंग दिस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को मिलाकर जितनी भी योजनाएं बनाई, उसमें
इस बात का विशेष प्रयास किया कि हम जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसमें साइंटिफिक टेम्पर, साइंस के प्रति रुझान, पैशन और साइंस की इंटरेस्टिंग ढंग से जानकारी वो हम कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए कार्यक्रम बनने चाहिए। और इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की कल्पना भी उसी विचार को मन में रख के की गई थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुस्तकबिल के अपने हदफ का इजहार करते हुए हमसे कहा, इस बार हमारी योजना है कि हम कम से कम 100 स्थानों पर इस तरह के कर्टन रेजर जो है देश भर में करेंगे, ताकि सारे देश में समय से पहले विभिन्न माध्यमों से इसकी जानकारी संबंधित पक्षों तक पहुँचे। बड़ी संख्या के अंदर खाली कलकत्ता के ही नहीं, देश भर के लोग इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भाग लें। तो देखा लुबना साहिबा आपने कि हमारे वज़ीर मौसूफ़ ने कितनी कारआमद बात और कितने अच्छे अंदाज में हमसे बयान किया। जी शाहनवाज़, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमारे वज़ीर मौसूफ़ ने बच्चों में साइंस के लिए रग़बत पैदा करने के लिए बहुत सारी तजावीज़ पेश की हैं। जी। बात वहाँ भी बच्चों की हो रही थी और बात यहाँ भी बच्चों की हो रही है, तो हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ बच्चों के अदब, खासकर साइंसी अदब को ख्याल में रखकर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं लुबना साहिबा आप। मैं भी उस मजलिस में, या यूँ कहिए कि उस सेमिनार में मौजूद था। वहाँ अदब अतफ़ाल पर तो बात हुई, साथ ही बच्चों में साइंसी अदब पर भी बहुत कारआमद बातें हुई और लोगों ने ये ख्याल किया कि बच्चों को अदब के साथ साथ साइंसी अदब भी पढ़ाना, लिखाना और समझाना ज़रूरी है। आपको और अपने नाज़रीन को हम दीन के ज़रिए इस सेमिनार को मुतारिफ़ कराते हैं। अदीब, मगर तुम तो बहुत खूबसूरत और अच्छी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हो, सो तुम ऐसी शिकायत क्यों कर रहे हो? जी हाँ, आप बजा फरमाते हैं। मेरी ये ज़बान इस्माइल मेरठी और मौलाना हाली की नज़मों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की कहानियों के मुताले की वजह से है। आप लोगों ने भी कभी इस तरफ तवज्जो की? जाहिर सी बात है, हरगिज़ नहीं। इसीलिए तो आज यानी आपके अहद के बच्चे गूंगे हैं। ये क्या कह रहे हो बच्चे? ये क्या कह रहे हो मेरे बच्चे? बच्चे न कहिए, बच्चों का अदब। ये न कहिए, बच्चों का अदब है मेरी पहचान। ठीक है, मगर ऐसा न कहो, मेरे अहद के बच्चे को गूंगा तो न कहो। जनाब, वो सिर्फ गूंगे ही नहीं, लूले और लंगड़े भी हैं। हाय, वो कैसे? आपको विस यकीन नहीं आ रहा? मैंने वो काम करा और मास्टर जी को दे दिया। तुमको कुछ खबर नहीं, हालातों जज्बातों करते हो, खाली पीली बकवास ना करा करो। भाई, ये तुमको बच्चे क्या हो गया? ये अचानक किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने लगे? ये मैं नहीं, तुम्हारे अहद के बच्चे बोल रहे हैं। ये उनकी ज़बान है जिनकी तालीम का तो तुम्हें ख्याल रहा, मगर तरबियत का नहीं। बात तो तुम्हारी सच्ची भी है और इसीलिए दिल को भी लगती है, मगर क्या जनाब आली, वहाँ देखिए ना, एक साहब हमारे हवाले से, यानी बच्चों के अदब के हवाले से क्या क्या फरमा रहे हैं। गालिब इंस्टीट्यूट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उर्दू एकेडमी, JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये तकरीबात अमल में आई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के डीन और सदर शोबा ने जिस दिलकश मुकालमाती अंदाज में इस सेमिनार से मुतारफ़ कराया, लोगों ने इसे खूब सराहा।
इस तकरीब में मुल्क भर से अदीब व नक्काद ने शिरकत की और बैरून मुल्क से भी उर्दू अदब के रहनुमाओं ने अपनी हाज़िरी दर्ज कराई। एक बात हम समझते हैं कि ज़रूरी है बता दें कि हम मॉरिशस वाले जो अभी हैं उर्दू की जो खिदमत कर रहे हैं वो हमारे आबा व अजदाद के ज़माने से है। वो जब वहाँ गए थे तो बहुत परेशान हाल थे, फिर भी उन्होंने कुरान और ईमान, गीता और कुरान, भोजपुरी, हिंदी और उर्दू ज़ुबान को कायम रखा, महफूज रखा। उस ज़माने से ये सिलसिला आ रहा है और आज हम भी इसको कायम कर रहे हैं, इसको महफूज रख रहे हैं। सेमिनार का उन्वान था अदब अतफाल समत व रफ्तार। इस हवाले से आए हुए मंदुबीन ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और साथ ही बच्चों के अदब पर सैर हासिल गुफ्तगू भी की। बच्चों का अदब से मुराद ये है कि ऐसा अदब जो बच्चों के लिए लिखा जाए, जिसमें बच्चों की दिलचस्पी, उनके मिजाज के मुताबिक, उनके मजाक के मुताबिक, उनकी दिलचस्पी और जो भी उनकी नफ्सियात है उसके मुताबिक जो अदब तख्लीक किया जाता है वो बच्चों का अदब या अदब अतफाल कहा जाता है। दूसरी चीज़ इसमें है कि जब तक बच्चों का अदब लिखना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे कि अभी बताया कुछ दिन पहले कि बच्चों का अदब लिखने के लिए आपको ख़ुद बच्चा बनना पड़ता है, बच्चों की तरह सोचना पड़ता है, उनकी दिलचस्पियाँ, तजर्बा ज़ाहिर सी बात है कभी हुआ होगा, लेकिन उनके तजर्बात को आप अपने मुशाहदे में ले आते हैं और उसी को बुनियाद बनाकर जब कुछ लिखते हैं तो वो बच्चों के अदब में शामिल हो जाता है। सिर्फ ज़बान व अदब पर ही गुफ्तगू नहीं हुई बल्कि ज़राए इब्लाग यानी मीडिया और साइंसी अदब पर भी लोगों ने पेपर पेश किए और बच्चों के अंदर किस तरह साइंस और मीडिया में दिलचस्पी पैदा की जाए इस पर भी गुफ्तगू की गई। मुझे लगता है कि हर बच्चा जो है वो उसमें एक तड़प होती है कुछ जानने की और कुछ मालूमात हासिल करने की, तो उस मालूमात के एतबार से हमारे जो उर्दू अदब में बच्चों का जो साइंसी अदब है वो बहुत कम है और ज़रूरत इस बात की है कि इस अदब को बढ़ाया जाए। हालांकि हमारे बड़े अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटीज़ और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने जो है वो इस पर काम किया है। इनके यहाँ जो लिखने वाले हैं, साइंस के जो लिखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने लिखा है, लेकिन वो आज के प्रोस्पेक्टिव में जो आज का दौर है, ये ऐद हाजिर जो है, आज के बच्चे का जो मुतालबा है वो उस बच्चे का मुतालबा नहीं था जो गुज़र चुका है, 47 से पहले था या 60 से पहले था। आज का जो बच्चा है वो मोबाइल पे काम करता है, तो उसको उसी तरीके की मालूमात चाहिए है। तो मैं समझता हूँ कि उन अदीबों को भी सलाम, उन अदीबों की खिदमत को भी सलाम, और आज के जो लिखने वाले हैं या जो लिख रहे हैं साइंसी अदब, उनको भी सलाम। लेकिन उतना नहीं लिखा जा रहा है जितना लिखा जाना चाहिए। वहाँ आए हुए मंदुबीन ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इसके गर्ज़ व गायत पर रोशनी डाली। इस सेमिनार से ये फ़ायदा होगा, आलमी कॉन्फ्रेंस से ये फ़ायदा होगा कि बच्चों के अदब की तरफ शायर और अदीबों की तवज्जो जाएगी और अब वो बच्चों के लिए बेहतर तख्लीक पेश कर सकेंगे ताकि बच्चों की ज़हनी तरबियत हो सके और वक्त और असरी तकाज़ों के मुताबिक वो हो सके। इसलिए एक माहौल पूरे हिंदुस्तान में ये बनेगा कि बच्चों के अदब की तरफ तवज्जो दी जाए और ऐसे रिसाले आए जो उसकी ज़हनी तरबियत करके उसको कमाल तक पहुँचाए। बच्चों के अदब में ही अदब का पोशीदा है, अदब पोशीदा है। और दूसरी बात यह है, जबकि बच्चों का अदब नहीं है तो मुस्तक़बिल का ख़ारीन कौन बनेंगे। इसलिए क्या है, बच्चों के लिए बच्चों के रसायल, जो मैं फ़ारूक सईद साहब से मुबारकबाद देता हूँ, क्या है, सिल्वर जुबली के इस मौके पर 25 साल सफ़र करना मामूली बात नहीं। रसायल के बच्चों के रसायल जारी करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसका सर्कुलेशन हो,
या ज़ाती इदारे उनको साथ नहीं देते और सरकारी तौर पर कुछ भी फ़ायदा उनको कोई साथ नहीं है, और इसे शख्सी तौर पर रसायल जारी करना ये मामूली बात नहीं। इसमें बहुत से सर्कुलेशन का मसला एक होता है और ख़रीदारी का मसला एक होता है। आप देखिए तमाम उर्दू वाले रसायल ख़रीदेंगे तो लाखों में सर्कुलेशन होना चाहिए। मुझे बेहद खुशी है कि बच्चों के इस आलमी प्रोग्राम में, सेमिनार में शिरकत का मौका मिला। मेरा ख़्याल ये है कि हम ने जो सेमिनार में शामिल हुए उससे अंदाज़ा ये हुआ कि इस समत में किसी पहले किसी सोच नहीं थी किसी के पास। अब हम लोग ये सोचने के लिए मजबूर हुए और एक तहरीक पैदा हुई, एक शौक़ पैदा हुआ, एक तरगीब दी गई कि बच्चों के अदब के बारे में भी सोचा जाए और उस पर काम किया जाए। आज जो गुलबूटे के ज़रिए बैनुल-अक़वामी अदब अतफ़ाल सेमिनार मुनक़िद हुआ, ये वाकई इसकी बहुत ज़रूरत थी। आज बच्चों के अदब को दोबारा से लिखे जाने की भी ज़रूरत है और किताबें जो बच्चों के ताल्लुक़ से हैं उनको रिप्रोड्यूस किया जाए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ऑडियो विज़ुअल कुछ कहानियाँ बनाई जाएँ, कुछ उसके यूट्यूब पर और कुछ दूसरी चीज़ों पर मतलब हम ध्यान दें तो ऐसी जो बच्चों को मतलब दर्स देती हों ऐसी कहानियाँ और ऐसी चीज़ों को दोबारा से विजुअलाइज़ करके हमें बच्चों के सामने पेश करने की ज़रूरत है। और जो रिसाले हैं जैसे गुलबूटे हैं, इसका भी ऑडियो विजुअल अगर कोई एडिशन आता है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा पॉपुलर होगा बच्चों में, क्योंकि बच्चे आजकल इस मीडिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस मीडिया को रोक कर बच्चों को किताबों की तरफ लाएँ, लेकिन किताबें भी पढ़ें बच्चे। और जो आज तरक्की याफ्ता दौर है चूँकि, तो इसमें ऑडियो विजुअल अगर हम चीज़ें उनको देते हैं तो उनकी जो है दिलचस्पी बनी रहती है और वो ज़्यादा उसमें दिलचस्पी से काम करते हैं। आखिर में सदर कुल्लिया फ़नून यानी डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और शोबा के सदर ने इस सेमिनार के मुतालिक कहा, कोशिश हो रही है कि हमारे अदीब, हमारे शायर मकामी तौर पर भी और सूबाई तौर पर भी और आलमी सतह पर भी, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ऐसी कोशिश करें कि इस अहद के जो बच्चे हैं उनको अदब से जोड़ने की कोशिश करें और बच्चों के लिए बिलखुसूस अदब लिखा जाए ताकि हमारे बच्चे उर्दू अदब की तरफ राग़िब हों। और जब तक जड़ों में हम की सैराबी नहीं होगी, जड़ों में पानी नहीं डालेंगे, उस वक्त तक अदब आलिया का मामला बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि बच्चों के रिसाले बच्चों की ज़हनी तरबियत में एक अहम किरदार अदा करता है। इसलिए हमें बच्चों को किताबों से दोस्ती भी सिखाने की ज़रूरत है, वो भी इस दौर में जबकि बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर पर अपना ज़्यादा वक्त सर्फ कर रहे हैं। अगर हम उनके अंदर किताबों से मोहब्बत पैदा करने में कामयाब होते हैं तो यकीन जानिए कि इस दौर में ये उनके लिए सबसे कीमती तोहफ़ा होगा। वाकई इस रिपोर्ट को देखने के बाद यह एहसास होता है कि हम अपने अदब और सकाफ़त से कितने दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी तहज़ीब की मीरास उसकी ज़बान होती है। जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। ज़बान और अदब किसी भी तहज़ीब की मीरास होती है। अगर हम अपने ज़बान को छोड़ देंगे तो हम अपनी तहज़ीब को भी खो बैठेंगे। सही कहा है कि जाने अनजाने में हम जिस भी ज़बान को पढ़ते हैं उस ज़बान की तहज़ीब को अपनाना शुरू कर देते हैं, और अगर हम अपनी ज़बान से दूर होते चले जाएंगे तो यकीन जानिए हम अपने तहज़ीब से भी कोसों दूर होते चले जाएंगे और हमारी तहज़ीब भी ख़त्म हो जाएगी। जी जी शाहनवाज़, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं और इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने अदब और अपनी ज़बान से दूर करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हम अपने नाज़रीन से भी ये गुजारिश करते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि हमारे जो ये नौनिहाल हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो ये नई नस्ल है, इनको अपने अदब और तहज़ीब से रोशनास कराइए, उनको अपनी अदबी तहज़ीबों को पढ़ाइए, अपने अदब को पढ़ाइए, जिससे वो बेहतर इंसान बन सके। तो नाज़रीन, वक्त किसी का नहीं होता और ये वक्त अब हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम अपने नाज़रीन के साथ कुछ और वक्त गुजारें। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि वक्त किसी का नहीं हुआ है और वक्त किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो अपने मर्ज़ी से अपने काम को अंजाम दे सके। आपको और अपने नाज़रीन के गोश गुजार हम ये भी करते चले कि आप सिर्फ हमें अपने टीवी सेट तक ही नहीं देख सकते, बल्कि इसके अलावा भी आप हमसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। आप हमें सोशल साइट्स पर भी देख सकते हैं, वहाँ भी अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। और हमारे सोशल साइट्स हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक
और YouTube वगैरह। इसके अलावा भी अगर आप हमसे कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं या हमसे कुछ चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कुछ रद्दो बदल करें, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेल करना है। और मेल करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ आपके पास मौजूद है। जो चीज़ शायद आपके पास नहीं है वो है हमारा मेल आईडी, और हमारी मेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। लुबना साहिबा, आप भी समाप्त कीजिए और सुन लीजिए और याद कर लीजिए, हमारा मेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान लुबना एहसान और नवाज़ हाशमी को इस उम्मीद के साथ कि अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और मंजर और उसके पस मंज़र के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।